हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। आज फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ आप सब के लिए। इस कहानी को पूरी सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आरिफ का मूड इस वजह से हुआ खराब। रेहान को मैं क्या जवाब दूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, पर वो है कि मेरे पीछे ही पड़ गया है। मुझसे शादी करना चाहता है। मैं दोबारा उन दर्दों को सहन नहीं करना चाहती जो मैं पहले सहन कर चुकी हूँ। अब सब ठीक ठाक चल रहा है। मेरी जिंदगी सही दिशा में चल रही है। मैं खुश हूँ और मेरी बेटी भी। रेहान जानता है कि मैं तलाकशुदा हूँ और मेरी एक बच्ची भी है, 5 साल की। फिर भी वो मुझसे शादी करना चाहता है और मेरी बेटी को भी अपनाना चाहता है। पर शादी करके मैं दोबारा उस पीड़ा में नहीं पड़ना चाहती जिससे मैं निकल कर आई हूँ। रेहान पूछता है कि आखिर बात क्या है? तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? वजह क्या है? मैं क्या बताऊं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वजह बताऊं भी या नहीं? बताऊं भी तो किस तरह? कहाँ से हिम्मत लाऊं? क्या इन दागों के बारे में उसे बता दूं? दाग, हाँ, ये दाग जो मिटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब तक ये दाग दहक रहे हैं यहाँ मेरे सीने पर। मैं पहली शादी भी नहीं करना चाहती थी इन्हीं दागों के चलते, पर मेरी अम्मी नहीं माई, मेरे पीछे ही पड़ गईं। वे समझाती, बेटी, शादी के बिना एक औरत अधूरी है। शादी के बगैर उसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। तू शादी कर ले। तेरे दोनों भाइयों का क्या भरोसा, तुझे कब तक सहारा देंगे। अभी तेरी भाभीियों का मिजाज बया है, आगे चलकर वे भी तुझे बोझ समझने लगी तो। पर ये दाग, मैं अम्मी का ध्यान दागों की ओर दिलाते हुए कहती, अम्मी, इन दागों का क्या करूं मैं? ये तो मिटने का नाम ही नहीं लेते, ऊपर से दहकने लगते हैं समय समय पर। फिर भी आप कहती हैं कि मैं शादी कर लूं। क्या ये दाग छिपे रहेंगे? क्या ये दाग मेरे शौहर को दिखाई नहीं पड़ेंगे? अम्मी चुप्पी साध लेती, फिर रोने लगती, बेटी, इनका जिक्र मत किया कर। ये दाग है तो तेरे सीने पर, मगर जलन मुझे भी देते हैं। तब आप ही बताइए कि इनके रहते मैं कैसे शादी कर लूं? नहीं बेटी, तू शादी जरूर कर। तुझे मेरी कसम, मेरी जिंदगी की यही तमन्ना है। आखिर मैं हार गई। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी और मेरी शादी धूमधाम से हो गई, आरिफ के साथ। पहली रात को मुझे देखकर आरिफ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आरिफ मुझसे कसमेयादे करने लगे, जहान भर की खुशियां लाकर मेरे कदमों में रख देने को बेताब हो उठे। आरिफ को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई, पर मेरी खुशी कुछ पलों की थी। शादी के दूसरे ही दिन जब मैं आरिफ की बाहों में थी और ये मुझे चांद तारों की सैर करा रहे थे, अचानक जमीन पर आ गिरे धड़ाम से और करवट बदल ली। मुझे कसमसाहट हुई। क्या बात हुई? क्यों हट गए? मैंने आरिफ को अपनी बाहों में भरना चाहा तो आरिफ ने झिड़क दिया और दूर जा बैठे। क्या बात है? आप नाराज क्यों हो गए? ये दाग कैसे हैं? ओह, मुझे होश आया। मेरी नजर मेरे सीने पर गई। मैं दहल गई। मैंने उसे दुपट्टे से ढक लिया। कैसे हैं ये दाग? बहुत खराब लग रहे हैं। सारा मूड चौपट कर दिया। किस तरह के हैं ये दाग? मैं आरिफ को अपने आगोश में लेते हुए बोली, ये दाग चाय के हैं। चाय के? जी, मैं जब छोटी थी, यही तकरीबन 5 साल की, मेरे सीने पर खौलती हुई चाय गिर गई थी। पूछो मत, मैं तड़प कर रह गई थी। इनका इलाज नहीं हुआ था। इलाज हुआ था और ये तकरीबन ठीक भी हो गए थे, पर क्या? एक दिन इन जख्मों पर मैंने एक क्रीम लगा ली थी, तभी से ये दाग सफेदी में बदल गए। बहुत इलाज करवाया, मगर सफेदपन गया ही नहीं। कहीं ये दाग वे दाग तो नहीं जिसका ताल्लुक खून से होता है? न बाबा न, वे वाले दाग नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं। ये तो जले के निशान हैं। मैं आरिफ को अपने आगोश में भरकर चूमने लगी। आरिफ भी मुझे प्यार देने लगे। अभी कुछ देर ही हुई थी कि उनका हाथ मेरे सीने पर आ गया। देखकर उनका मूड फिर खराब हो गया। वे दूर हट गए। वे मुझसे दूर रहने लगे। मैं कोशिश करते करते हार गई। वे मेरे करीब नहीं आते। एक ही छत के नीचे हम दोनों अजनबियों की तरह रहने लगे। वे मुझसे नफरत तो नहीं करते थे, पर मोहब्बत भी नहीं। मुझे रुपए पैसे भी देते थे, पर प्यार नहीं। जब भी प्यार देने की कोशिश करती, दूर हट जाते। फिर सुबह मेरे हाथ से चाय भी नहीं लेते। चाय का नाम सुनकर उन्हें मेरे सीने के दाग याद आ जाते। मन उचाट हो जाता। इसी बीच मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर कोई नन्हा वजूद पनप रहा है। मुझे खुशी हुई, पर आरिफ को नहीं। उन्होंने एक फैसला ले लिया था, वो था मुझे तलाक देने का। उन्होंने मेरी कोख में पनप रहे वजूद को तहस नहस करवाना चाहा। मुझे रजामंद करने में पूरी ताकत झोंक दी,
पर मैं नहीं मानी और जीती रही उसी वजूद के सहारे। आखिरकार उस वजूद ने दुनिया में आंखें खोली। मेरा सूनापन कम हो गया। मैं उस वजूद से हंसने बोलने लगी, अपने गम को भूलने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे मेरी बेटी मेरी सहेली बन गई। अभी मेरी बेटी 2 साल की ही हुई थी कि यह हादसा हो गया। मैं अपने मायके में आई हुई थी। मेरे बड़े भाई के लड़के का अकीका यानी मुंडन था। आरिफ भी आए हुए थे। रात को खाना खाने के बाद आरिफ की आदत है पान खाने की। उस रात वे मेरे मोहल्ले की एक पान की दुकान पर पान खाने पहुंचे तो मेरी जिंदगी में मानो कयामत सी आ गई। वही पान की दुकान पर आरिफ ने मेरे बारे में सुना क्या, रंजिशन उन्हें सुनाया गया। मेरे बारे में बातें सुनकर वे चकरा गए। गिरते पड़ते वे घर वापस आए तो मैं उनके चेहरे को देखकर भांप गई कि हो न हो कोई अनहोनी हुई है। मैं उनके पास पहुंची, पूछने लगी कि क्या बात है। आरिफ कुछ नहीं बोले। मेरे घर चुपचाप ही रहे, गुमसुम। पर दूसरे दिन घर आकर कोहराम मचा दिया। ऐसा कोहराम कि पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। मस्जिद के पेश इमाम साहब, मदरसे के मौलाना और मुफ्ती जैसे बड़े लोग भी बुला लिए गए और मेरे घर से मेरे वालिद साहब व दोनों भाई भी। बेचारी अम्मी भी रोती पीटती हुई आए। अम्मी को देखते ही मेरी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। अम्मी ने मुझे गले से लगा लिया। समझ गई कि क्या हुआ होगा। बाहर घर के सामने चबूतरे पर पूरी पंचायत जमा थी। मौलाना साहब मेरे ससुर से बोले, हाजी साहब, आपने हम सबको क्यों याद किया, क्या बात है? मेरे ससुर ने अपना चेहरा झुका लिया, कुछ भी बोल नहीं पाए। मौलाना साहब ने दोबारा पूछा, आखिर बात क्या है हाजी साहब? मेरे ससुर ने अपना चेहरा धीरे से ऊपर उठाया और आरिफ की ओर संकेत किया, इससे पूछिए, पंचायत इसने बुलाई है, मैंने नहीं। अब मौलाना साहब ने आरिफ से पूछा, आरिफ बेटा, बात क्या है? क्यों जहमत दी हम लोगों को? आरिफ बड़े अदब से खड़े हुए और बोले, मौलाना साहब, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझसे झूठ बोला गया है। मस्जिद के पेशइमाम साहब बोले, बेटा, किसने तुम्हें धोखा दिया है? किसने तुमसे झूठ बोला है? आरिफ तैश में बोले, मेरी बीवी ने मुझसे झूठ बोला है और धोखा दिया है, मेरी ससुराल वालों ने भी। मुफ्ती साहब बोले, आरिफ बेटा, तुम्हारी बीवी ने तुमसे क्या झूठ बोला है? ससुराल वालों ने तुम्हें कैसे धोखा दिया है? हजरत, ये बात आप मुझसे नहीं, मेरी बीवी से पूछिए। पूरी महफिल में सन्नाटा पसर गया। मेरे अब्बू अम्मी और भाइयों के ही नहीं, मेरे ससुर का भी चेहरा शर्म से झुक गया। मेरी अम्मी तड़प उठी। पर्दे के पीछे खड़ी मैं भी सिसक पड़ी। मुफ्ती साहब बोले, बताओ बेटी, क्या बात है? मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। होंठ थरथराने लगे, जिस्म कांप उठा। मुझसे बोला नहीं गया, बोलती भी तो क्या। आरिफ ही खड़े हुए और तैश में बोले, हजरत, ये क्या बोलेगी, बोलने के लायक ही नहीं है ये। सिर्फ यही नहीं, इसके घर वाले भी। मेरी अम्मी का रोना और बढ़ गया। मेरे अब्बू भी फफक पड़े। भाइयों को गुस्सा आया, उनकी मुठियां भिंच गईं, पर अब्बू ने उन्हें चुप रहने का संकेत किया। और मैं सोच रही थी कि यह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, पर ऐसा होना नामुमकिन था। पेशइमाम साहब बोले, बात क्या है, मुझे बात भी तो पता चले। मेरी बीवी के सीने पर दाग हैं, उजले उजले चर्बी जैसी दिखाई पड़ती हैं। नजर पड़ते ही मुझे घिन आती है। पंचायत में दोबारा सन्नाटा छा गया। आरिफ बोलते रहे, ये बात मुझसे छिपाई गई है, हम लोगों को नहीं बताई गई। इतना कहकर आरिफ थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, और जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो मुझे मेरी बीवी ने बताया कि ये दाग चाय के हैं, जबकि क्या, एक साथ कई मुंह खुले, जबकि ये दाग तेजाब के हैं। पंचायत में खलबली मच गई। आरिफ ने आगे बताया, कल मैं खैराबाद अपनी ससुराल में था। वहीं एक पान की दुकान पर मैंने 2 लड़कों को आपस में बातें करते सुना। मैं नहीं जानता कि वे लोग कौन थे। उनमें से एक ने दूसरे से पूछा था कि यार, उस लड़की का क्या हुआ? दूसरा बोला था कि कौन सी लड़की? पहला लड़का बोला था कि वही हाजी अशरफ साहब की लड़की, जिस पर एसिड अटैक हुआ था। दूसरा लड़का बोला था कि अरे, उसकी तो शादी हो गई, 2-2.5 साल हो गए हैं, अच्छा शौहर पाया है उसने। इतना सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। आगे उन लोगों ने क्या बातें की मैं नहीं जानता, लेकिन हजरत, मैं ये जानता हूँ कि मैं कहीं का नहीं रहा। पहले तो किसी तरह एक साथ बसर हो रही थी, मगर अब हम साथ नहीं रह सकते। मुझे इस झूठी औरत से निजात दिलाइए। आरिफ अपनी बात पूरी करके बैठ गए। पंचायत में कानाफूसी होने लगी। थोड़ी देर के बाद मुफ्ती साहब बोले, हाजी साहब, आप कुछ बताएंगे, क्या मामला है? हमें कुछ समझ नहीं आया। एसिड अटैक कब और क्यों?
मेरे अब्बू हिम्मत करके खड़े तो हुए, पर थर थर कांपने लगे। उनसे बोला नहीं गया। अम्मी ने भी बोलना चाहा, उनसे भी नहीं बोला गया। बस खड़ी खड़ी रोती रही। आखिर में मैं खड़ी हुई। मेरे घर वाले धोखेबाज हैं या नहीं, मैं नहीं कह सकती। हाँ, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि मैं झूठी हूँ। मैंने झूठ बोला है। मुझे साफ साफ बता देना चाहिए था इन दागों के बारे में। मैं बताना चाहती भी थी, मगर मुझे कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। सुन रहे हैं आप? मैं बोली। आरिफ ने खड़े होकर बड़े गुस्से में कहा, ये और इसके घर वाले इसी तरह लच्छेदार बातों में उलझा देते हैं, झूठ पर झूठ बोलते हैं, झूठे धोखेबाज कहीं के। मुफ्ती साहब बोले, आरिफ खामोश रहिए, अदब से पेश आइए। आरिफ सटपटा कर बैठ गए। मुफ्ती साहब ने मुझसे पूछा, बेटी दाग का राज क्या है, बताएंगी आप? मैं फफक पड़ी। ऐसा लगा जैसे दाग दहक उठे, जलन पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं बोली, मैं उस वक्त 11वीं जमात में पढ़ती थी। एक हिसाब से दुनिया जहान से अनजान थी। मैं अबुल कलाम आज़ाद गर्ल्स इंटर कॉलेज में रोजाना अपनी चचेरी बहन के साथ पढ़ने जाया करती थी। मेरी चचेरी बहन भी उसी स्कूल में पढ़ाया करती थी। इतना कहकर मैंने थोड़ी सी सांसें भरी और दोबारा कहना शुरू किया, मेरी चचेरी बहन की शादी जिस आदमी से हुई थी वह ठीक नहीं था, जुआरी शराबी था, उनको मारता पीटता भी था, इसलिए उन्होंने तलाक लेना चाहा था। वो शख्स तलाक देने के लिए राजी नहीं हुआ। बहन बेचारी मायके में बैठी रही और कॉलेज में पढ़ाने लगी। मैंने फिर थोड़ा दम लिया और आगे बोली, हर दिन की तरह उस दिन भी हम लोग खुशी खुशी कॉलेज जा रही थी। हम लोग कॉलेज पहुंचने वाली ही थी कि बहन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा और चिल्लाते हुए बोली कि भागो भागो। मैंने देखा सामने वही जालिम शख्स खड़ा था। वो पहले भी एक दो बार बहन के सामने आ चुका था, उनका रास्ता रोक चुका था, उन्हें जबरदस्ती अपने घर ले जाना चाहा था। हमने सोचा कि वो आज भी वही हरकत करेगा, सो हम दौड़ पड़ी। बहन आगे आगे दौड़ रही थी और मैं उनके पीछे पीछे। मुझे पीछे छोड़ता हुआ वो शख्स बहन के पास तक पहुंच गया। उसने एक हाथ से बहन का नकाब खींच लिया। बहन को ठोकर लग गई, वे वहीं सड़क पर गिर पड़ी। उस जालिम ने झोले से तेजाब की बोतल निकाली और उसका ढक्कन खोलकर एक झटके से उनके चेहरे पर उड़ेल दी। मैं भी तब तक उनके करीब पहुंच चुकी थी। तेजाब के छींटे मेरे चेहरे पर तो नहीं पड़े, हाँ मेरे सीने पर जरूर आ पड़े। मेरा सीना झुलस उठा, मैं गश खाकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मैंने बहन के बारे में पूछा तो पता चला कि उनकी मौत तो अस्पताल पहुंचते ही हो गई थी। मेरी दुख भरी कहानी सुनकर पूरी पंचायत में खामोशी छा गई। अजब तरह की खामोशी। 90% लोगों की हमदर्दी मेरे साथ थी, पर फैसला मेरे हक में न रहा। फैसला रहा आरिफ के हक में। मेरे घर वालों के सच्चाई छिपाने और मेरे झूठ बोलने की वजह से मेरा तलाक हो गया। मैं अपने घर वालों के साथ मायके चली आई। आरिफ ने बच्ची को लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यह मेरे लिए अच्छी बात हुई। मैं अपनी बच्ची के बगैर एक पल जिंदा रह भी नहीं पाती। मैं बीएड तो पहले से ही थी और टीईटी भी। अभी जब 1 साल पहले सहायक अध्यापकों की जगह निकली तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। यही 10 किलोमीटर की दूरी पर मेरी एक प्राथमिक विद्यालय में पोस्टिंग भी हो गई। वही मेरी मुलाकात रेहान से हुई। रेहान पास ही के एक माध्यमिक स्कूल में सहायक अध्यापक है। जब से मुझे देखा है, अपने अंदर मोहब्बत का जज्बा पाले बैठा है। मुझसे मोहब्बत का इजहार भी किया है और शादी करने की इच्छा भी जाहिर की है। मैंने न तो उसके प्यार को स्वीकार किया है और न ही उसकी शादी के प्रस्ताव को। मैं दोबारा उस दर्द को झेलना नहीं चाहती। अगर आप ऐसे ही और स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।